शिल्पा शर्मा निवास की नई बहू थी। उसे ससुराल में आए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि वो अपने पति विकास से बोलती है। वैसे मेरे सास ससुर तो है नहीं, फिर ये पूरा घर किसके नाम है? अरे माँ बाबूजी के जाने के बाद भैया भाभी ने ही मुझे एक बेटे के जैसे प्यार दिया। खुद अनपढ़ हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। ये पूरी प्रॉपर्टी उनके ही नाम है। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे माँ बाबूजी चले गए थे। तब से लेकर अब तक भैया भाभी ने मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं तो ये सोचता हूँ कि उनका ये एहसान मैं कभी चुका भी पाऊंगा कि नहीं। तुम्हारा क्या हिस्सा है इस घर में? अरे मुझे क्या हिस्सा चाहिए? भैया भाभी ने बहुत किया है मेरे लिए, मुझे बस उनका आशीर्वाद चाहिए। तुम्हें पता है भैया भाभी की कितनी उम्र हो गई है, लेकिन उन्होंने कभी खुद की कोई संतान नहीं की, क्योंकि वो मुझे ही अपना बेटा मानते हैं और बेटे जैसा प्यार किया उन्होंने मुझे। ये तो भैया भाभी का गुलाम है, बस उनके ही गुणगान गा रहा है। अरे इनको अपने वश में नहीं किया ना मैंने, तो मेरा नाम भी शिल्पा नहीं। क्या हुआ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे कुछ नहीं, समय आने पे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा रिश्ता तुम्हारा अपना है और कौन सा पराया। शिल्पा की जेठानी कविता बहुत सीधी सादी थी। वो अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा से पूरी फैमिली को जोड़कर रखना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन कविता का पति मोहन कविता से बोलता है, अरे कविता, सारा दिन घर का काम करती रहती हो, थोड़ा सा आराम भी कर लो। अपनी देवरानी से भी करवा लिया करो। मैं तो देखता हूँ कि वो या तो फोन में लगी रहती है या फिर टीवी देखती रहती है। अरे तुम घर की बड़ी हो, थोड़ी उसकी आदत बनाओ कि वो घर का काम करे। अरे रहने दीजिए ना, मैं अकेले घर का सारा काम कर लूंगी। शिल्पा को भी घर में आए हुए कितने ही दिन हुए, मुश्किल से 2-3 महीने। थोड़ा घुल मिल जाएगी अच्छे से, तब काम कर लेगी। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। औरतों के मामलों में ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। और क्या, औरतों के मामले में बोलना नहीं चाहिए आपको। वैसे भी शिल्पा मेरी देवरानी नहीं बल्कि मेरी बेटी की तरह है, क्योंकि मैंने विकास को अपना बेटा माना है। इस नाते से तो वो मेरी बेटी हुई ना, और अपनी बेटी को थोड़ा सा आराम करने के लिए दे भी दूं तो क्या दिक्कत है। ऐसे ही एक दिन शिल्पा कविता के कमरे में जाती है। कमरा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो मन ही मन खुद से कहती है, अरे बाप रे, इसका कमरा तो हमारे कमरे से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा और सुंदर है। हमें तो एक काल कोठरी दे दी इन्होंने, ऊपर से मेरा ये निकम्मा पति, इसे अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पता। गधे की तरह 4 रोटी दे दो, खा लेगा और बात खत्म। शिल्पा बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे में आने के बाद वो अजीब सा मुंह बनाकर बैठी हुई थी। तभी विकास उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम नाराज हो क्या मुझसे? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? सच बताऊं तो इस छोटे से कमरे में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो या तो इस कमरे को तोड़ के रिपेयर करके बड़ा बना दो, या फिर तुम्हारी भाभी का जो कमरा है ना बड़ा वाला, वो कमरा मुझे दिलवा दो। अरे वो कमरा तो भैया भाभी का है। भैया भाभी बहुत समय से रह रहे हैं उस कमरे में, और दिक्कत क्या है? कुछ दिनों तक तो तुम बहुत खुश थी, अब अचानक से क्या हुआ तुम्हें? मुझे तो वही कमरा चाहिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है। अगर मुझे वो कमरा नहीं मिला तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर तुम अकेले ही रहना इस कमरे के अंदर। कविता शिल्पा और विकास की पूरी बातें सुन लेती है। तभी कविता अंदर आती है और कहती है, अरे विकास, मैं क्या कह रही थी, तुम दोनों के कमरे में सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा रहता है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेरा ये जो बड़ा वाला कमरा है वो कमरा तुम ले लो, और इस छोटे वाले कमरे में मैं और तुम्हारे भैया शिफ्ट हो जाएंगे। शिल्पा की नई नई शादी हुई है, जो सामान लेकर आई है वो सामान इस छोटे से रूम में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तुम एक काम करो, मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। हाँ अरे नहीं भाभी, हम एडजस्ट कर लेंगे। विकास, तुम मेरी बात को मना करो, जितना बोलो उतना कर लो। कविता के कहने पर विकास और शिल्पा दोनों बड़े रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब शिल्पा पूरे घर को अपने नाम करने के फिराक में होती है। कमरे को तो हथिया लिया मैंने, अब इस पूरे घर को अपना बनाना है। जब हम एक ही घर की 2 बहुएं हैं, तो इस प्रॉपर्टी पे अकेले जेठानी जी का हिस्सा क्यों, मेरा क्यों नहीं? अब तो किसी तरह से भी इस पूरे घर को अपना बनाना है। उसके बाद जेठ और जेठानी को लात मार के इस घर से निकालना है। ऐसे ही एक दिन शिल्पा अपने पति विकास से बोलती है, देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ, आजकल का जो टाइम है ना वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि दिमाग से काम लो और अपने बारे में सोचो। कब तक भैया भाभी की गुलामी करते रहोगे? अरे तुम्हारे माँ बाप ने जैसे तुम्हारे भैया को पैदा किया है वैसे ही तुम्हें भी किया है, तो इस प्रॉपर्टी में तुम दोनों का बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये पूरा घर तो तुम्हारे भैया भाभी के नाम है।
मेरी मानो तो उनसे बंटवारा करने के लिए कह दो, अलग अलग हिस्सा हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम कैसी घटिया बातें कर रही हो। अरे हम एक ही परिवार का हिस्सा है और बंटवारा करने की क्या नौबत आ गई। भैया भाभी ने कभी तुमसे बुरा व्यवहार नहीं किया, हमेशा तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार दिया, और तुम हो कि इतनी छोटी और गिरी हुई बातें कर रही हो। गिरी हुई बात मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी गिरी हुई सोच से ना मेरी बात को गलत साबित कर रहे हो तुम। और वैसे भी मेरा भी तो फ्यूचर है ना आगे जाके। अरे कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगी कि बेटा तुम्हारे बाप ने दिन भर भैया भाभी की गुलामी की और हमारे पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा एक गुलाम है और हम एक गुलामी वाली जिंदगी जी रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कल को तुम्हारे भैया भाभी में और तुम में कोई बात हो जाती है तो वो तुम्हें लात मार के इस घर से निकाल देंगे। अरे आजकल के टाइम में ना इंसान का मन कब डोल जाता है ना ये पैसे और प्रॉपर्टी देखकर। तुम्हें ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए दिल से फैसला मत लो, दिमाग का इस्तेमाल करो। विकास को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शिल्पा अपने मायके गई थी और मायके से लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। कुछ दिनों तक शिल्पा का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता है। कुछ दिनों के बाद जब शिल्पा घर आती है तो वो देखती है कि कविता शिल्पा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, उसकी बहुत सेवा पानी कर रही है। ऐसे ही एक दिन विकास शिल्पा से बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम गलत थी? ये होता है परिवार। परिवार में हम सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि परिवार बुरे वक्त में हमेशा अपने अपनों के साथ खड़ा होता है। अगर मान लो आज हम दोनों के पास खूब सारा पैसा और खूब सारी प्रॉपर्टी होती और हमारा कोई परिवार नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में कौन तुम्हारी ऐसी सेवा पानी करता? मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और शायद ये मेरे कर्मों का ही फल है। दीदी के प्यार को मैं कभी नहीं पहचान पाई, हमेशा उनको जिठानी की तरह ही देखती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो जिठानी नहीं बल्कि माँ है। और मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी इस परिवार को तोड़ने या फिर घर का बंटवारा करने की बात नहीं करूंगी। इससे शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दिल दिमाग से बंटवारे करने का ख्याल निकाल देती है। और अब कुछ दिनों बाद शिल्पा में भी धीरे धीरे ठीक होने के आसार शुरू हो जाते हैं। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने परिवार को एक साथ आगे लेकर चलती है। नीलू अभी नई नई ससुराल आई थी। ससुराल में सब कुछ बढ़िया था। नीलू जैसे बाहर का खाना पीना बहुत अच्छा लगता था। वो मौका देखकर किसी न किसी तरीके से बाहर का खाना मंगवा ही लेती थी। घर का खाना तो मुझे इतना बेकार लगता है कि पूछो ही मत। दिल करता है कि अपने घर में एक रेस्टोरेंट बनवा लूं। जब मेरा दिल करेगा तब वो डिश बनवा कर खाऊंगी। उफ, मेरे इतने महंगे महंगे सपने, क्या करूं इसका? एक काम करती हूँ, जोमेटो से ही कुछ मंगा लेती हूँ। तभी वहाँ नीलू की सास मंजू आ जाती है और बोलती है, अरे बहू क्या कर रही है फोन में? खाना नहीं खाना क्या तुझे? मैं ना आज बाहर से खाना मंगवा रही हूँ। वैसे भी मैं घर का खाना खा के ना बोर हो जाती हूँ। शादी से पहले मैं जॉब किया करती थी और हमेशा बाहर का ही खाना खाती थी, तो मेरे पेट में ना वही हजम होता है। आदत सी हो गई अब तो। खाना भी तो तू ही बनाती है और तुझे अपने ही हाथ का खाना नहीं पसंद। माँ जी, मुझे किसी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं पसंद। मैंने शुरू से लेकर शादी से पहले तक ज्यादातर ना बाहर ही खाना खाया। सुबह ऑफिस के लिए निकलती थी तो नॉर्मल घर में जो नाश्ता मिल जाता था थोड़ा बहुत वो करने के बाद बिना लंच लिए ऑफिस चली जाती थी और ना बाहर से खाना खाती थी। आदत ना इतनी ज्यादा बिगड़ गई हमारी कि बाहर का खाए बिना मैं रह नहीं सकती। चल ठीक है, इस बार मंगा ले अपने लिए खाना बाहर से, लेकिन इस आदत को धीरे धीरे खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि बाहर का खाना ना शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हमेशा मुंह का टेस्ट नहीं देख, हेल्थ भी जरूरी होती है। इस आदत को धीरे धीरे खत्म कर अब। ऐसे ही रात को नीलू के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। वो उठकर बैठ जाती है। दर्द इतना था कि वो अकेली ही पूरे घर में यहाँ वहाँ टहलने लगती है। तभी इसकी सास को प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए उठती है। अरे बहू, इतनी रात को क्या कर रही है तू? माँ जी, मुझे ना पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और दर्द से हमारी नींद नहीं आ रही। अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई लग रहा है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा पानी पी के आवा टहल लूं, शायद मेरा दर्द कम हो जाए। देखा, ये जो बाहर का खान पान होता है ना, वो ऐसे ही स्वास्थ्य को बिगाड़ता रहता है। और मैं तुझे यही समझा रही थी कि जो चीज शादी से पहले थी उसे अभी भी बरकरार मत रख। माँ जी, बाहर के खाने से कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो पहले भी खाती थी ना, ऐसा तो पहली बार घर का खाना खाकर हुआ है। इस वजह से मुझे पेट में दर्द हो रहा है या फिर कोई और दिक्कत परेशानी है। मैं तो हमेशा ही बाहर का खाना खाती थी, मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। आज पता नहीं क्या हो गया। टेंशन मत ले, मेरे पास एक मेडिसिन रखी है पेट दर्द की, उसे खा ले। अगर आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है
तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे। मंजू अपनी बहू को पेट दर्द की दवाई देती है। नीलू उस दवा को खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद नीलू का दर्द कम हो जाता है और वो सो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह नीलू की जब आंख खुलती है तो उसके पेट में गैस बनने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि उसे दस्त लग रहे हैं। वह फौरन टॉयलेट में जाती है। टॉयलेट से बाहर आने के बाद नीलू बहुत परेशान होने लगती है और वह अकेले में खुद से बोलती है, हे भगवान, ये सब क्या है? मुझे कोई बीमारी हो गई क्या? मुझे तो खूनी दस्त हो रहा है और दस्त में खून आने का मतलब होता है मुझे बहुत डर लग रहा है और शर्म भी आ रही है। ये बात मैं किसे बताऊं? सब मेरा मजाक बनाएंगे। क्या करूं? एक काम कर नीलू, तो इस बात को अपने तक ही रख, अपने आप ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना देखते हैं क्या करना है। नीलू ने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि वह अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करने में घबरा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। 2 दिन छोड़कर नीलू को फिर से वही खूनी दस्त लग जाते हैं। धीरे धीरे नीलू का स्वास्थ्य खराब होने लग रहा था। उसका वजन दिन प्रतिदिन कम हो रहा था और वह अपनी इस परेशानी को किसी के भी साथ शेयर नहीं कर रही थी। ऐसे ही एक दिन मंजू नीलू से बोलती है, तेरी तबीयत मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रही है और तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही है? अरे डॉक्टर के पास जाएंगे, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तभी तो हमें सोल्यूशन मिलेगा ना। और दूसरी बात, तेरे चेहरे का रंग भी उड़ गया है। मेरी बात मान, तो डॉक्टर के पास चल। नहीं माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना। आप मुझे बस लूज मोशन की दवाई दे दो, मैं वही खा लूंगी। अरे एक बार डॉक्टर के पास चल लेने में क्या दिक्कत है? डॉक्टर अपने हिसाब से दवाई दे देंगे ना। आखिर कब तक मेडिकल स्टोर से दवाई लाकर खाती रहेगी? अगर माँ जी को पता चल गया कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है तो वो मुझे छोड़ देंगी। नहीं नहीं, मैं अपनी परेशानी उनको नहीं बता सकती। नहीं, मुझे कौन सी बीमारी हो गई, इस वजह से मेरी ये हालत होती जा रही। अब मैं क्या करूँ? ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। क्या हो गया बहू? अरे ये मत सोच कि मैं तेरी सास हूँ, सोच कि मैं तेरी माँ हूँ और अपनी माँ को हर बात बता सकते हैं बच्चे। नीलू बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नीलू की तबीयत दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन नीलू को चक्कर आ जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। मंजू ठंडे पानी की छींटे नीलू के चेहरे पर मारती है। थोड़ी देर बाद नीलू को होश आ जाता है और वो रोते हुए अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको ये बात कैसे बताऊँ? देख बेटा, अगर बताएगी नहीं तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? और आज नहीं कल तो तुझे ये चीज बतानी ही पड़ेगी। इससे अच्छा है कि तू अभी बता दे। आखिर कब तक इस परेशानी से जूझती रहेगी? माँ जी, मुझे कुछ दिनों से दस्त लग रहा है और दस्त में ब्लड आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सी बीमारी हो गई और इस कारण से ना मैं बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन लेने से तेरी परेशानी खत्म हो गई क्या? कम से कम मुझे बताया होता, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाती। वहाँ जाकर कुछ ना कुछ तो उपाय निकलता ना। वैसे भी खूनी दस्त होना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो एक काम कर, डॉक्टर के पास चल। मंजू नीलू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ नीलू अपनी परेशानी डॉक्टर को बताती है। उसके बाद डॉक्टर नीलू से बोलती हैं, देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो उससे छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे डॉक्टर से, अपनी फैमिली मेंबर से जरूर शेयर करें। और आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। ये तो जो आपको खूनी दस्त लग रहा है, ये दरअसल बाहर के इम्प्योरिटी वाले फूड वाटर की वजह से होता है। हमारे हाथों में जाकर वो गंदगी फैलाते हैं और अगर आपने ज्यादा समय तक इस बीमारी को छुपा रखा होता ना, तो लीवर भी खराब हो सकता था आपका। सॉरी डॉक्टर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अब मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी, घर का हेल्दी खाना ही खाऊंगी। जी हाँ, घर का हेल्दी खाना खाना और आपको ताज़ा पानी पीना है। देखिए, आप कुछ दिनों में अच्छे से ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, समय से दवाई लेते रहना और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आपको, ठीक है? इस तरह से मंजू की सूझबूझ से नीलू अपनी इस परेशानी को उससे शेयर कर पाती है। कहानी में डॉक्टर ने हमें ये बताया कि हमें फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे न ही डॉक्टर से छुपाना चाहिए, न ही फैमिली मेंबर से। छुपाने से दिक्कत परेशानियां और बढ़ जाती है और आगे जाकर हमें वही परेशान करती है। रजत, जो कि विदेश में पढ़ाई कर रहा था, वो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने गाँव ना आकर लवली नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और लवली के बोलने पर लवली के साथ अपने गांव आता है, जहां लवली अपने ससुराल में अपनी सास और 2 गवार नंद को देखकर हंसने लगती है, क्योंकि लवली की दोनों गवार नंद ने सूट पहना होता है और वो 2 चोटी बनाई होती है। ये देखकर लवली जोर जोर से हंसने लगती है
और अपनी दोनों नंद का मजाक बनाने लगती है। ओह माय गुडनेस, मेरी तो दोनों ननद गवार है। इन दोनों को तो कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है, बट इट्स ओके। अब मैं आ गई हूँ। अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगी कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं और कैसे बाल बनाए जाते हैं। लवली का ये बर्ताव देखकर लवली की दोनों ननद काजल और करिश्मा को बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों मुंह सड़ाकर वहां से चली जाती है। पर लवली की सास सुमित्रा लवली की आरती उतारती है और जैसे ही लवली को टीका लगाने लगती है, लवली अपनी सास से कहती है, ये तुम क्या करने जा रही हो? इस आग वाली प्लेट को मुझसे दूर रखो। और हनी, मैं बहुत थक गई हूँ। ये लोग हमें घर के अंदर कब बुलाएंगे? तुम्हारे घर वाले कितने बदतमीज हैं, जब घर आई बहू को भी घर में नहीं आने दे रहे। लवली, इसे आग वाली प्लेट नहीं, आरती की थाली कहते हैं। माँ हमारी आरती उतार रही है और नजर, हम बहुत दूर से आए ना, हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। कहीं किसी ने हमें नजर लगा दी हो, बस इसलिए माँ मेरी और तुम्हारी आरती उतार कर हमें अंदर बुला लेगी। थोड़ा सब्र रखो। सच में रजत, तुम्हारे घर वालों को मुझे अब बहुत कुछ सिखाना है। तुम्हारे गांव वाले और तुम्हारे घर वाले सबके सब गवार हैं। ये जो नजर होती है, इस तरह की कोई चीज नहीं होती। तुम इसीलिए अपनी माँ को बोलो कि मुझे अंदर जाने दे, मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा है। बहू मैं समझ सकती हूँ, तू दूर से आई है ना। अच्छा तू अब घर में चल, मैं तेरे खाना लगा देती हूँ, बहुत भूख लगी होगी तुम दोनों को। अब सुमित्रा अपने बहू बेटी को घर में लेकर आती है और अपनी दोनों बेटियों को अपनी भाभी के लिए खाना लगाने को कहती है। कुछ देर बाद काजल और करिश्मा अपनी भाभी के लिए धनिया की चटनी, प्याज, रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर प्लेट में लाती है। इस तरह का खाना देखकर लवली का मुंह बन जाता है और वो अपनी दोनों नंद से कहती है, ये क्या लेकर आए हो तुम मेरे लिए? अरे खुद को तो तुम बड़ी पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये भोजन है और गांव में इसी तरह का भोजन बनाया जाता है। गवार लड़कियों, मैं इस तरह का खाना नहीं खाती। और वैसे भी अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए पहले मुझे ब्लैक टी ला कर दो, उसके बाद में खाना खाऊंगी। और खाने में मेरे लिए सैंडविच, सैलेड और पास्ता होना चाहिए। ये सब हमको नहीं आता। अगर ये सब खाने का शौक है तो खुद ही जाकर रसोई में बना लेना, और अगर नहीं कर सकती तो वहीं खाना होगा जो हम कहेंगे। इतना बोलकर काजल और करिश्मा वहां से चली जाती हैं। अपनी गवार नंद को देखकर लवली को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है, पर वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब शाम को पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए बैठता है और लवली भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। ये देखकर काजल अपनी भाभी से बोलती है, अरे अरे भाभी जी, जो तुम क्या कर रही हो? तुम अभी हम लोग के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। गांव का रिवाज है, पहले मर्द खाना खा लेता है, उसके बाद जोरू खाती है, और भैया ने तो अब तक खाना भी शुरू नहीं किया है। तुम सब गवार हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हारी तरह गवार बन जाऊं। वहाँ पर मैं और तुम्हारे भैया साथ में खाना खाते थे और खाना तुम्हारे भैया ही मेरे लिए बनाते थे। सो प्लीज शट अप, मुझे मत सिखाओ। इतना बोलकर लवली अपनी दोनों ननद का मुंह बंद कर देती है और खाने के लिए बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सभी एक साथ खाना खाते हैं और लवली देखती है कि उसकी दोनों गवार नंद हाथों से खाना खा रही है। उनको हाथों से खाना खाता देख लवली उन दोनों से कहती है, सच में रजत, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी गवार बहनें बहुत गवार है। दुनिया बदल रही है, पर तुम्हारी दोनों बहन अभी भी गवार रह गई। इन दोनों को अभी विदेश भेज दो ताकि ये सब कुछ सीख कर आ सके। तुम कौन होती हो हमें बार बार गवार कहने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? करिश्मा, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? लवली तुम्हारी भाभी है और लवली गांव से है। इन्हें नाइफ और चम्मच से खाना नहीं आता। रजत, इन दोनों को कांटे चम्मच से खाना नहीं आता, इसलिए तो ये दोनों गवार है। इन दोनों से अच्छी तो सासू माँ है जो चम्मच से खा रही है। ऐसा नहीं है बहू, चम्मच से खाना मेरी मजबूरी है। मेरे हाथों में एलर्जी है और मैं अपने इस एलर्जी वाले हाथों से खाना नहीं खा सकती। रजत, मुझे तुम्हारी दोनों गवार बहनों को बहुत कुछ सिखाना है, इसलिए तुम दोनों कल से मेरे साथ रहना, समझे? इतना बोलकर लवली वहां से चली जाती है। काजल और करिश्मा को अपनी विदेशी भाभी जरा भी पसंद नहीं आती। अब काजल और करिश्मा अपनी विदेशी भाभी को सबक सिखाने के लिए और उन्हें गांव के तौर तरीके सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है। करिश्मा, हमारी भाभी बहुत बुरी है, हर समय हमें गंवार कहती है। अब हमें उन्हें दिखाना होगा कि उनकी दोनों गंवार ननंद क्या कर सकती हैं।
ये विदेशी हमें गवार बोलती है ना, अब देखो मैं इन्हें कैसे गवार बनाती हूँ। अब काजल और करिश्मा खुजली का पाउडर लेकर लवली के कमरे में जाती है और जब लवली सो रही होती है तो वो दोनों लवली के सारे कपड़े पर खुजली वाला पाउडर गिरा देती है। अब अगले दिन जब लवली अपने कपड़े पहनती है तो उसे खुजली होने लगती है और तभी वहाँ काजल करिश्मा आकर अपनी भाभी से कहती है, क्या हुआ भाभी, आप हम गवारों की तरफ खुजली क्यों कर रही हो? मैं ये खुजली जानबूझकर नहीं करी, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया, पूरी बॉडी में रैशेस हो गए और खुजली बंद होने का नाम नहीं ले रही है। भाभी हमारे पास एक उपाय है, पर मुझे डर लग रहा है। हम तो गवार हैं, आप भला हमारी बात क्यों मानेंगी? देखो, इस वक्त मैं तुम जैसे हजारों गवार लोगों की बात मानने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस खुजली से मुक्ति चाहिए। जल्दी से अपना मुंह खोलो। भाभी, गांव में छोटे छोटे कीड़े होते हैं और आप जिस बेड पर सो रही हो वो बेड काफी पुराना है। इस बेड पर तो दीमक लगा हुआ है और मुझे लग रहा है कि दीमक ने ही आपको काटा होगा। और दीमक एक छोटा सा कीड़ा होता है। अगर आपको खुजली से मुक्ति चाहिए तो गोबर के पानी से नहाना होगा आपको, और इन कपड़ों को पहनना बंद करना होगा और हमारी तरह सूट साड़ी में रहना होगा। साड़ी से पूरा बदन ढक जाता है और फिर हमें कीड़े मीड़े नहीं काट पाते। और आपको 2 चोटी भी करनी होगी। अगर खुले बालों में किसी औरत ने आपको 3 सेकंड से ज्यादा देखा तो आप गंजी हो सकती हैं। क्या तुम्हारे गांव में इतनी खतरनाक औरतें रहती हैं जो 3 सेकंड में देखकर इंसानों को गंजा कर देती हैं? नहीं, मुझे गंजा नहीं होना। मैं तुम्हारी तरह गवार बनने के लिए रेडी हूँ। अब मुझे जल्दी से गोबर का पानी दो ताकि मैं नहा सकूं और खुजली से मुक्ति पा सकूं। बेचारी लवली अपनी दोनों गवार नंद को तो विदेशी तौर तरीके नहीं सिखा पाती, पर उसकी दोनों गवार नंदे लवली को देशी जरूर बना देती है। अब लवली वही करती जो उसकी दोनों गवार नंद कहती, और देखते ही देखते समय के साथ लवली को इन सब की आदत पड़ जाती है और वो भी अपने गवार नंद के साथ उन्हीं की तरह रहने लगती है।